हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाएंगे। दोस्तों, अभी तक हमने अपना साइंस क्लास 6 का एनसीईआरटी सीरीज खत्म किया। उसके बाद हमने एंशियंट हिस्ट्री खत्म की। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज़ है, जिसमें हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री का मैराथन क्लास खत्म करा था। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं, और इसमें मैं आपको कंप्रहेंसिवली सारे चैप्टर्स का एक एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो पूछा जा सकता है या पूछा गया है या पूछा जाएगा, हर चीज़ मैं यहाँ पे कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन नेशंस जो भी कंट्रीज़ है वो भारत में आती है, किस तरह से आएगी, कब आएगी। आने के बाद वो खुद को इस्टेब्लिश यहाँ पे करेगी। इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो आपस में दोनों सारे कंपनी, जितनी भी कंपनीज इंडिया में आएगी ट्रेड के लिए, वो आपस में भिड़ेंगे। क्योंकि देखिए उनका मेन काम क्या है, भारत में क्यों आ रहे हैं ये लोग, ट्रेड के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेड के लिए आ रहे हैं तो इनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कब, जब अकेले रहेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा मार्जिन कमा सकेंगे। अगर बिजनेस में अगर कंपटीटर बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन घटेगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा नेशंस यहाँ पे हैं, जैसे पुर्तगाल आए, डच आए, डेन्स भी आए, फ्रेंच भी आए, इंग्लिश भी आए, तो इतने सारे कंपटीटर रहेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जाहिर सी बात है घट जाएगी। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कोशिश क्या करेंगे कि अपने कंपटीटर को धीरे धीरे यहाँ से हटाने का। तो इसीलिए इन सबों के बीच में राइवलरी होगी, और देखते हैं धीरे धीरे राइवलरी बढ़ेगी, वॉर होगा इन लोगों के बीच में। और जो इंग्लिश जो है वो अपने आप को सुपीरियर साबित करेगा, और वो ही राज करेगा इंडिया पे, अपना पूरा कॉलोनी यहाँ पे बना लेगा। बाकी जो कंट्रीज है वो बस नाम का यहाँ पे रह पाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो सबसे पहले क्या है कि जो टाइमलाइन है ये, सबसे पहले यहाँ पे पोर्तुगल आए हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आएगा, फिर फ्रेंच आएगा। तो ये टाइमलाइन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हमें ध्यान रखना है कि सबसे कौन कब आया, और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई और किस ईस्वी में लगाई। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है पुर्तगाल 1498 में आएगा। इसका पहला फैक्ट्री जो है वो 1500 ईस्वी में कैलीकट में लगेगा। ठीक है, किसके द्वारा, पेड्रो अलीवर्दी कैबरल के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है डच आते हैं। डच का जो पहला फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, मसूलीपट्टनम में डच का पहला फैक्ट्री लगाया जाएगा। ठीक है, इस डच के बाद जो आएगा वो है इंग्लिश। इंग्लैंड कब आएगा भारत में, वो 1608 में आता है, और जो पहला फैक्ट्री है वो अपना मसूलीपट्टनम में लगाएगा। ठीक है, मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री लगा, ये टेम्पोररी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसको परमानेंट अगर फैक्ट्री पूछा जाता है आपसे, या फिर अगर नॉर्मली फैक्ट्री पूछा जाता है, तो आप उसका आंसर क्या करेंगे, सूरत में, जो 1613 ईस्वी में है। ठीक है, फिर फ्रेंच सबसे लास्ट जो आएगा इंडिया में, वो कब आएगा, 1667 में आएगा। और इनका जो पहला फैक्ट्री है ये कहाँ पे, सूरत में लगेगा 1668 में। ठीक है, तो इंग्लैंड का, फ्रेंच का जो पहला फैक्ट्री कहाँ होगा, सूरत में होगा। अगर टेम्पररी फैक्ट्री पूछता है इंग्लैंड का, तो वो मसूलीपट्टनम में। नहीं तो इंग्लैंड और फ्रेंच का सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में होगा, डच का मसूलीपट्टनम में, और पोर्तुगीज का पहला फैक्ट्री कैलिकट में। ठीक है, अब देखिए प्रिंस हेनरी हैं, जो पुर्तगाल के राजा उस टाइम में थे, उनको द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाल की तरफ से सबसे पहले जो है वो वास्को डिगामा यहाँ पे आए थे एज ए ट्रेडर। और उनको गाइड कौन कर रहा था, अब्दुल माजिद। ये एक गुजराती गाइड हैं जो यहाँ पे वास्को डिगामा को गाइड करते हैं। और ये सबसे पहले कालीकट में पहुँचे, और कैलिकट में जो वहाँ का जो सम्राट थे, जिनको जैमोरिन कहता है, वो जैमोरिन ने इनका वहाँ पे स्वागत किया। ठीक है, तो पोर्तुगीज देखिए सबसे पहले भारत में आने वाले कौन है, पोर्तुगीज हैं 1498 में। और सबसे आखिरी में जाने वाले जो होंगे वो भी पोर्तुगीज ही होंगे, जो भारत को कब छोड़ेंगे, 1961 में। ठीक है, उस टाइम में जब छोड़ेंगे तब उसका गवर्नर जनरल कौन होगा, मैनुएल एंटोनियो वैसिलो ई सिल्वा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि पुर्तगाल जो है सबसे पहले भारत आएगा, और सबसे आखिरी में भारत को छोड़कर जाता है। कब जाएगा, 1961 में छोड़ के जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाल का जो पहला, सबसे पहला जो यहाँ पे वाइसराय होगा या गवर्नर जनरल बोलिए, तो फर्स्ट वाइसराय कौन है, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, जो 1505 में इसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि जो इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में एक इनका ही आधिपत्य होना चाहिए।
ये ऐसा चाहते थे कि और कोई यहाँ पे ना रहे, बस सोल एंड सोल इनका ही सब कुछ चले। ठीक है, तो सोल पावर इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, यही है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्योंकि देखिए जो ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि ट्रेड जो हो रहा था वो ओशन के थ्रू हो रहा था, तो कोई भी ट्रेड होगा तो ये इनके थ्रू होगा। अगर कोई और भी कंट्रीज का कोई भी शिप जा रहा है तो ये उनको टैक्स देगा या जो भी करेगा। तो इनका एक सोल अथॉरिटी होना चाहिए, ये ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को कैरेटजे सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के बाद कौन आएगा? पुर्तगाल का जो गवर्नर होगा या वाइसराय कहिए उसको उसको उनका नाम है अल्फोंसो डे एल्बुकुर्क। तो ये जो है ये सबसे एबल और जो पुर्तगाल का जो रियल फाउंडर जो बोलेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है रियल फाउंडर कौन है, तो वो आपका अल्बुकुर्क है। ठीक है, इसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल बोलेंगे इन इंडिया। ठीक है, तो इसने क्या किया 1510 में गोवा को कैप्चर कर लिया। किससे? यूसुफ आदिल शाह। पहले यहाँ आदिल शाह ही चला करता था, तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कैप्चर किया 1510 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी टाइम में इन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया। ठीक है, जो कि फर्स्ट इंसिडेंट था इंडिया में सती प्रथा को बैन करने का, वो पुर्तगालियों ने किया था। और देखिए अल्बुकर्क ने इसके अलावा गोवा को, मलक्का को 1515 में, हॉर्मुज, ये सब जगह को इसने कैप्चर कर लिया। तो एक रियल फाउंडर जो है पुर्तगल्स का यहाँ इंडिया में जो बोलेंगे वो अल्बुकर्क को बोलेंगे। ठीक है, अल्बुकर्क के बाद कौन है? नीनो द कुन्हा। ठीक है, नीनो द कुन्हा आते हैं। इस टाइम में क्या होगा कि नीनो द कुन्हा के टाइम में बहादुर शाह जो है गुजरात के जो रूलर है, वो पुर्तगाल से हेल्प मांगता है। एक इंसिडेंट है, जब मुगल एम्परर जो हुमायूं, जब दोनों का जब युद्ध होता है बहादुर शाह और हुमायूं का, तो ये नीनो दो कुन्हा से हेल्प मांगता है उस टाइम पे। ये इसका एक इंसिडेंट है जिसके एवज में नीनो दो कुन्हा को बहादुर शाह के द्वारा आइलैंड ऑफ बैशिन दे दिया जाता है उस हेल्प के बदले। ठीक है, तो एक इंसिडेंट है नीनो दो कुन्हा के बारे में जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1961 में जब भारत छोड़ता है जब पुर्तगाल, तो उनका जो गवर्नर जनरल वो कौन है? मैनुअल एंटोनियो वैसिला ए सिल्वा। और 1947 में जब इंडिया आज़ाद होता है तब गवर्नर जनरल कौन है पुर्तगाल का? जोस फ्रायरिडा बोशा। ठीक है, ये फैक्ट है। तो नेक्स्ट है डच। डच के बारे में बताया गया है कि डच वेर द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो भी ट्रैवलर जो यहाँ पे आए वो कहाँ से, किस देश से बिलोंग करते हैं। जैसे वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल से है। कैप्टन कुक जो है जो ब्रिटेन से है, इन्होंने किसका? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो सी रूट है उसका खोज किया। ठीक है, जैसे वास्को डिगामा ने इंडिया का जो सी रूट है उसका खोज किया। इंडिया का खोज नहीं, इंडिया कहीं गुम नहीं था। ठीक है, तो जो सी रूट है उसका खोज कौन करता है? वास्को डिगामा इंडिया के लिए, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोलंबस ने अमेरिका के लिए। कोलंबस कहाँ से था? स्पेन से था। ठीक है, और तास्मान जो है वो हॉलैंड का था और इसने तस्मानिया खोज किया। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो सी रूट का जो खोज है किसके द्वारा किया गया? तस्मान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोर्टुगीज एरिया कौन कौन से कैप्चर किया वो देख लेते हैं। गोवा, मुंबई, दमन एंड दीव, मैंगलोर, कैनोर, कोचीन, कैलिकट, हुगली। देखिए ये सारे जितने जो क्या है एक तरह से जो पोर्ट है, पोर्ट सिटी हैं। क्योंकि देखिए ट्रेड वाला इनका काम क्या था? ट्रेड करना। तो ट्रेड करेंगे तो जो पोर्ट सिटी है वहाँ पे ये लोग अपना स्टैब्लिशमेंट बसाना शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ से वो माल लेंगे, इंग्लैंड से माल लेंगे, फिर उसके बाद ये इसके थ्रू, ट्रेड रूट के थ्रू, सी रूट के थ्रू वो लोग इंग्लैंड माल लेके जाते थे। तो ये मेनली ये लोग कहाँ बस रहे थे? जहाँ पे कोस्टल एरिया था वहाँ जाके बस रहे थे, ताकि वहाँ से उनका माल का आना जाना इजीली हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंग्लिश शिप ड्रैगन अंडर कैप्टन बेस्ट डिफीटेड पोर्टुगीज इन 1612। तो देखिए इंसिडेंट क्या होता है कि पुर्तगाल जो है वो पहले से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इंग्लैंड बाद में आता है। तो जब इंग्लैंड जब पहली बार जब आएगा तो वो ट्राई करता है कि सूरत वाले एरिया में कि वो आके वहाँ से ट्रेड करे, लेकिन पोर्तुगाल ने क्या किया? उसको रेसिस्ट किया। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा ना कि वो कोई और कंट्री वहाँ से ट्रेड करे तो उनका मुनाफा घटे। तो पुर्तगालियों ने उस टाइम में रेसिस्ट किया और वहाँ से किसी तरह से ब्रिटिश को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, तो ये कब का बात है? ये 1611 का बात है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि 1612 में क्या है कि जो इंग्लिश शिप ड्रैगन है उसमें कैप्टन बेस्ट उसको लीड कर रहे थे। और वो जो पुर्तगालियों को वहाँ पे आके हरा देंगे। क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ना कि ब्रिटेन अगर यहाँ से अगर
पुर्तगालियों ने उन्हें खदेड़ दिया है, तो उन्हें अगर ट्रेड करना है तो किसी तरह से वो पुर्तगालियों से उन्हें लड़ना ही है और पुर्तगालियों को वहां से हटाना है ताकि वो खुद भी ट्रेड कर सके। ठीक है। तो कैप्टन बेस्ट ने हराया है पुर्तगालियों को 1612 में, और इससे जहांगीर जो है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है, और काफ़ी इम्प्रेस्ड होगा क्योंकि उस टाइम में मुगल्स की कोई नेवी में कोई उनकी बोलबाला नहीं था, उनके पास कोई नेवी पावर थी नहीं। तो ये सब देख के जहांगीर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है, और इसके बाद वो इंग्लिश को जो है परमिशन दे देगा किसके लिए, कि वो एक अपना फैक्ट्री सूरत में लगा सकता है। क्योंकि देखिए, जो मुगल एम्पायर थे वो पुर्तगाल से ऑलरेडी परेशान था ही। ठीक है। तो उन्हें क्या लगा कि अगर वो ब्रिटेन को अगर वो सपोर्ट करता है तो एक पुर्तगाल को एक काउंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। तो ये सोच के जहांगीर ने उसे सूरत में फोर्ट बनाने का, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का परमिशन दे दिया। ठीक है। तो इसके सबसे पहले तभी इंग्लिश ने अपना जो पहला फैक्ट्री जो है, परमानेंट फैक्ट्री जो है, वो सूरत में बनाया 1613 ईस्वी में। 1612 में युद्ध होता है जिसमें पोर्तुगीज को हराया गया। किसने हराया? कैप्टन बेस्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन 1613 पोर्तुगीज ऑफेंडेड जहांगीर बाय कैप्चरिंग मुगल शिप्स। तो 1613 में क्या करेगा पोर्तुगीज ने, पुर्तगालियों ने एक मुगल का जो शिप था उसको कैप्चर कर लिया। तो ये सब चीज़ जो है, जो भी फैक्ट्स ऊपर आपको बताएगी, ये सब आपको प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से कि जो पुर्तगालियों का जो डिक्लाइन का जो कारण था वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में, कि डिक्लाइन ऑफ पुर्तगाल का कारण क्या था। इनका जो एक्ट पायरेसी का जो काम था, ये एक उनका डाउनफॉल का कारण रहा है। इनको सी पायरेट्स बोलते थे। बाय 1663 जो है डच जो है, जो जितने पुर्तगालियों का जो फोर्ट था उस पर वो डच का कब्जा हो गया। ठीक है। जो रिलीजियस पॉलिसी था पुर्तगाल का वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड मेथड अपनाते थे। ठीक है। जबरदस्ती करते थे धर्म परिवर्तन के लिए। तो उनका जो रिलीजियस पॉलिसी था, ये भी उनका एक कारण रहा डाउनफॉल का। जो राइज ऑफ मराठा भी एक कारण रहा, क्योंकि उनके नेबरहुड में देखेंगे कि हम लोग जो पोर्चुगीज जो सेटलमेंट बना रहा है वो साउथ में बना रहा था, तो उनके नेबरहुड में जो मराठा का राइज होगा, जो कि बहुत टर्मोइल इनका, बहुत ही, जो मराठा जो का जो नेचर रहा है वो बहुत ही उग्र रहा है। ठीक है। तो उनके जो नेबर में अगर मराठा जैसे किंगडम वहाँ पे ग्रो अप होंगे तो पुर्तगाल को प्रॉब्लम होना लाजमी है। ठीक है। फिर डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, इसकी वजह से क्या हुआ कि डाइवर्ट कर दिया, पुर्तगाली का जो इंटरेस्ट था वो इंडिया से थोड़ा डाइवर्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू किंगडम ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, इसमें क्या होगा, पुर्तगाल जो छोटी कंट्री है तो वो स्पेन और पुर्तगाल का जो है वो यूनियन होता है। इसके कारण क्या होगा कि स्पेन का जो भी वॉर हो रहा है इंग्लैंड से और हॉलैंड से, उसमें पुर्तगाली भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो इससे पुर्तगालियों का जो यहाँ पे जो कंसंट्रेट जो कर रहे थे इंडिया पे, उनका कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये सब जो मेजर रीजंस है जो कि डाउनफॉल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब अब देखिए, हम लोग डच के बारे में जानेंगे। ये पहले हम देख चुके हैं कि डच ने सबसे पहले अपना जो 1605 में जो है वो अपना पहला फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है, वहाँ कहाँ, मसूलीपट्टनम में। ठीक है। उसके बाद डच ने अपना जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ का एस्टेब्लिश किया, कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में और बिहार में। बिहार में कब है? 1632 में पटना में जो है डच का जो फैक्ट्री 1632 में खोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एंड डच आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर केम टू कॉम्प्रोमाइज इन 1667। ठीक है। तो इंग्लिश और डच के बीच में भी जो है वॉर होते रहेगा रेगुलर, और बाय द 1667 दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जिसमें क्या है कि ब्रिटिश जो है वो विड्रॉ करेगा अपना जो भी है, वो इंडोनेशिया से विड्रॉ कर लेगा और डच यहाँ से इंडिया से विड्रॉ कर लिया। ठीक है। तो अब इंडिया में ब्रिटिश रह गए। ठीक है। डच यहाँ से चले गए। ब्रिटिश कहाँ से विड्रॉ कर रहा है? इंडोनेशिया से। तो डच इंडोनेशिया में कंसंट्रेट करेगा अपना, और ब्रिटेन इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, पुर्तगाल चले गए, फिर डच चले गए, फिर इंग्लिश और फ्रेंच। तो डच के बाद कौन आएगा? इंग्लिश आएगा। ठीक है। इंग्लैंड जो आएगा उसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ है? मछलीपट्टनम में, टेम्पोररी फैक्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट 1613 में परमानेंट फैक्ट्री जो है सूरत में, इंग्लिश का। तो इंग्लिश जो आएगा वो देखिए कैसे स्टैब्लिश करेगा खुद को। सबसे पहले वेस्ट में आके सूरत में अपना प्रेसिडेंसी बना रहा है 1613 में। अब उसके बाद उसको जब मुंबई मिला, जो बॉम्बे वाला जो पार्ट है वो जब पुर्तगालियों से मिलेगा एज ए डोरी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो उनका जो वेस्ट में जो प्रेसिडेंसी था जो सूरत में हुआ करता है, तो वो शिफ्ट कर लेंगे वो लोग कहाँ पे? बॉम्बे में। तो वो हम लोग आगे देखेंगे।
पहले हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं कि इंग्लिश जब यहाँ पे कैसे आए और कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर इशू किया गया। चार्टर क्या है? एक तरह का स्टेटमेंट है जो उनको एक राइट दिया गया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो जो है वो भारत में जो ट्रेड करने के लिए एक एकाधिकार उनको दे दिया गया। ठीक है, इसके पहले भी देखिए ट्रेड है, जब एक है लेवेंट कंपनी है। ठीक है, लेवेंट कंपनी, इनको क्या है, इनको जो लैंड रूट से जो ट्रेड था, बाय लैंड रूट, इसका जो परमिशन था वो किसको? लेवेंट कंपनी को दिया गया। और जो सी रूट के द्वारा जो है वो किसे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, बाय सी रूट। तो फर्स्ट फैक्ट्री देखिए मछलीपट्टनम में 1611 में, जो कि टेम्पोररी है, बिकॉज वेस्ट कोस्ट ऑक्यूपाइड बाय पोर्टुगीज। क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि जो भी वेस्ट में जो है वो पोर्तुगाल पहले से अपने आप को स्टैब्लिश किए थे, और हम लोग देखे हैं कि वो शुरुआत में सूरत में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुर्तगालियों द्वारा उन्हें खदेड़ दिया जाता है। जो इसके बाद उन्होंने फिर से टॉमस बेस्ट जो है, जो कि फिर से वो 1612 में फाइट बैक करेगा और पुर्तगालियों को वहाँ पे हराएगा। ठीक है, कौन शिप का क्या नाम बताया था? ड्रैगन। ठीक है, तो फाइट बैक करता है, पुर्तगालियों को वहाँ पे हराएगा। उसके बाद 1613 में जो जहांगीर उसको इम्प्रेस होकर वहाँ पे उसको राइट दे देगा, एक परमिशन दे देगा वहाँ पे सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। तो उसके पहले कहा मसूलीपट्टनम में 1611 में आके उसने अपना टेम्पररी फैक्ट्री बनाया। कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पे पुर्तगाली ने उसे वहाँ पे बसने नहीं दिया, वहाँ से उसे खदेड़ दिया। ठीक है, पहला परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में 1613 में। 1609 ईस्वी में क्या होगा? विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। फिर नेक्स्ट है 1615 में है सर थॉमस रो अराइव जहांगीर कोर्ट। जो 1609 में हॉकिंस आया, लेकिन ये आ क्यों रहे थे? कि कुछ बेनिफिट्स लिया जाए ट्रेड के लिए, जो इंग्लैंड के जो कंपनी है उसके लिए कुछ बेनिफिट्स लिया ले ले। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस जब आते हैं जहांगीर कोर्ट में, लेकिन उनसे कुछ खास उनका कुछ कर नहीं पाते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, फिर थॉमस रो आएगा, वो जहांगीर कोर्ट में 1615 में। तो इन्होंने दो फरमान लिए। इसमें क्या था? फ्री ट्रेड विद एग्जाम्पशन इन इनलैंड टोल्स। ठीक है, तो जहांगीर से जो ये परमिशन ले लेता है कि जो भी अंदरूनी जो भी टोल्स होंगे वहाँ पे कोई टैक्स इन्हें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक फरमान ले लेंगे किससे? टॉमस रो जहांगीर से। ठीक है, नेक्स्ट 1616 ईस्वी में क्या होगा? फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ। तो वेस्ट में कहाँ? सूरत में। उसके बाद एक सेंटर ये लोग साउथ में कहाँ पे? मछलीपट्टनम में ये लोग अपना सेंटर डालेंगे। इसके पहले जो मछलीपट्टनम में जो सेंटर था वो टेम्पोररी था। ठीक है, परमानेंट में सूरत में, फिर साउथ में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री डालेंगे अपना। फिर 1632 में दे गॉट गोल्डन फरमान। ये गोल्डन फरमान क्या है? कि ये 500 पैगोडाज, ठीक है, 500 पैगोडाज जो है इसके बदले, मतलब यूरोपियन कोई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 500 पैगोडाज किसको दिया? गोलकोंडा के सुल्तान को देगा, और उन्हें एक गोल्डन फरमान दिया गया जिसके तहत उनको फ्री ट्रेड करने का अनुमति दे दिया गया वहाँ पे। ठीक है, तो तो देखिए साउथ में भी इनके पास फ्री ट्रेड करने का परमिशन मिल गया। नॉर्थ में यहाँ पे आपको वेस्ट कोस्ट पे जहांगीर से ये लोग ले चुके हैं फ्री ट्रेड के लिए बाय टॉमस रो, साउथ में ले लिए। ठीक है, इसमें क्या था? 500 पैगोडा जो एनुअल दे दिए और फ्री ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल्डन फरमान फ्रॉम गोलकोंडा सुल्तान। ठीक है, अब 1639 में जो मर्चेंट है जिनका नाम है फ्रांसिस डे, ही गॉट द परमिशन, इसने इजाज़त क्या की? ले ली 45 फैक्ट्री एट मद्रास। तो मद्रास में जो फैक्ट्री था उसको फोर्टिफाई करने का, मतलब उसका किलाबंदी करने का जो परमिशन है वो 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा लिया गया। और वही जो मद्रास में जो किलाबंदी किया गया उसका नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि इंग्लिश हेडक्वार्टर बन गया कहाँ का? साउथ इंडिया का। तो देखिए 3 प्रेसिडेंसी बनेगा, एक वेस्ट का जो कि मुंबई होगा, साउथ में जो प्रेसिडेंसी है वो सेंट जॉर्ज, ये साउथ का हो गया, ये आपका मद्रास में है, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रेसिडेंसी है वो कैलकाटा में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1651 में इंग्लैंड गेट द परमिशन टू ट्रेड एट हुगली। सबसे पहले वेस्ट में सूरत, फिर मद्रास, अब ये कहाँ जा रहे हैं? हुगली में। ठीक है, ईस्ट साइड में। तो यहाँ शाह शुजा जो है वो सूबादार है बंगाल के, उससे परमिशन लेते हैं टू ट्रेड एट हुगली, जिसके लिए उन्होंने 3000 रुपये एनुअली दिया इन लीव ऑफ ऑल ड्यूटीज। उसके जो भी ड्यूटीज थे
जो भी टैक्स थे उसके बदले उन्होंने 3,000 एनुअली शाह शुजा को दे दिया, और उसके बाद वो परमिशन ले लेते हैं हुगली में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद भी क्या आता है, प्रॉब्लम क्या होता है ब्रिटेन के साथ, कि इसके बाद जो है कि जो लोकल जो नाकाबंदी जहाँ भी होते थे वहाँ पे उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, जो कस्टम ऑफिसर्स जो भी लोकल जगह पे होते थे वहाँ पे उनसे टैक्स लिया जाता था, जिसे चुंगी बोलते हैं। ठीक है, तो जिससे ये लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि इन्होंने तो 13,000 जो है वो एनुअली पे करने का जो शाह शुजा के साथ करार किया था, कि ये शाह शुजा को 3,000 दिए, और ये सोच रहे थे कि ये हुगली में जो भी ट्रेड करेंगे वो मेरा ड्यूटी फ्री हो जाएगा। लेकिन जो जब इनलैंड में जब आते थे तो लोकल चेक पोस्ट पे इनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिए कस्टम ऑफिसर्स ने, जो इसको चुंगी बोलते थे, जिसके लिए इन्होंने फिर गुहार भी लगाया, लेकिन वो कुछ इससे हुआ नहीं। ठीक है, फिर देखिए 1662 में क्या है कि बॉम्बे जो है वो एज ए डॉरी किसे मिल गया, टू इंग्लिश फ्रॉम पोर्टुगीज। ठीक है, फिर 1687 गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकम वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत। ठीक है, तो बॉम्बे जो है वो दहेज में मिल जाता है इंग्लिश प्रिंस को। ठीक है, तो जिसमें विवाह होता है कि इसका चार्ल्स सेकंड का और कैथरीन का, जो पोर्टुगल की जो राजकुमारी है कैथरीन, उनका विवाह होगा इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड से। और बॉम्बे जो है वो दहेज में दे दिया जाता है। देखिए इंडिया का पार्ट है, दहेज दे कौन रहा है, पुर्तगाल दे रहा है, दे किसको रहा है, इंग्लैंड को दे रहा है, और पार्ट कहाँ का है, ये इंडिया का। तो ये चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो इंग्लैंड को मिल जाता है दहेज में बॉम्बे, तो इंग्लैंड ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया, और वो लीज पे 10 पाउंड के लीज पे दे दिया। एनुअली जो रेंट जो लिया वो 10 पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी पे कर रही थी इंग्लैंड को। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जगह हेडक्वार्टर जो है वो सूरत से शिफ्ट करके कहाँ बना लेगा, बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1667 औरंगजेब गेव फरमान टू ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, तो इसके बाद ये इसके पहले उन्होंने जो परमिशन लिया था वो शाह शुजा से लिया था, जो कि सूबादार थे बंगाल के। नेक्स्ट 1667 में औरंगजेब जो मुगल एम्पायर है उससे एक फरमान लेंगे, उनसे परमिशन ले लेते हैं टू ट्रेड इन बंगाल। यहाँ पे हुगली के लिए लिया था, ये टोटल बंगाल के लिए औरंगजेब से परमिशन ले लेते हैं। लेकिन चुंगी जो है इनके लिए स्टिल प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि जो लोकल टैक्सेज है, लोकल चेक पोस्ट पे इनसे जो टैक्स वसूला जा रहा था उसे चुंगी इनके लिए अभी भी ये प्रॉब्लम बना हुआ था। तो इसके लिए क्या किए, देखिए इंग्लिश आज शाइस्ता खान, तो इन्होंने शाइस्ता खान से जो इसके लिए बोला रिड्रेसल के लिए, कि देखिए हम लोगों ने तो पैसा दे दिया है एनुअली, उसके बाद भी जो भी लोकल में है इससे हमें टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे हमारे बिजनेस में जो भी हम लोग लेन देन कर रहे हैं इसमें हमें परेशानी हो रही है। लेकिन इससे कुछ बात बनती नहीं है, जो कि उस टाइम में मुगल गवर्नर कौन था बंगाल का, जो शाइस्ता खान था, इससे इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन इससे कुछ रिजल्ट जो है वो आ नहीं पाता है। तो क्या होगा, इससे जो है मुगल के बीच और इंग्लिश के बीच जो है तल्खी बढ़ जाएगी, दोनों में एक हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में मतभेद शुरू होगा। तो फाइनली क्या है कि मुगल जो है वो इंग्लिश को यहाँ से खदेड़ देंगे। ठीक है, और उन्हें फोर्स करेंगे कि वो हुगली से छोड़ के चले गए, तो खदेड़ देंगे। उसके बाद 1690 में जो जॉब चार्नुक है वो आते हैं मुगल बादशाह के पास। ठीक है, उसके बाद वहाँ से एक ट्रीटी साइन करेंगे, और फिर वो दोबारा से टूटानूटी में रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे गॉट इम्पेरियल ऑर्डर टू कंटिन्यू ट्रेड इन लीव ऑफ 3,000, जो 3,000 पहले जो दिए थे शाह शुजा को, ये 3,000 जो है मुगल बादशाह को ये देंगे, और फिर से ये अपना ट्रेड शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1698 में जो है जमींदारी ऑफ सुल्तानोती गोविंदपुर एंड कालीकता, ये मिलेगा किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1698 में जो है जमींदारी 3 जगह का जमींदारी खरीद लिया, किससे, वहाँ का जो भी जमींदार था वो ऑनर था, उससे जमींदारी 3 जगह खरीदता, सुल्तानूटी का, गोविंदपुर और कालीकता। यही जो है कालीकता ये अभी कोलकाता है। ठीक है, उसके बाद 1700 ईस्वी में जो है वो फोर्ट विलियम जो है वो फोर्टिफाई करेंगे, सेटलमेंट अपना जो भी बंगाल में है उसका नाम है फोर्ट विलियम्स होगा, जो कि ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का शीट हो जाएगा। और इसके जो पहले जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, चार्ल्स आयर। ठीक है, इस तरह से देखते हैं कि ब्रिटेन जो है वो धीरे धीरे अपना जो प्रेसिडेंसी है वो एक बॉम्बे में बनाता है वेस्ट में, एक मद्रास में बना रहेगा साउथ के लिए, और ईस्टर्न में एक बंगाल में। ठीक है, फोर्ट विलियम यहाँ बंगाल में, यहाँ पे सेंट जॉर्ज बना। ठीक है, तो तीनों जगह
इंग्लिश का जो है प्रेसिडेंसी एक फैक्ट्री बना और वहाँ पे फोर्टिफाई कर लिया। फोर्टिफाई क्यों कर रहे थे कि देखिए उस टाइम में क्या था कि जो भी कंट्रीज जैसे यहाँ पे फ्रांस है, पुर्तगाल है, तो आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं क्योंकि जो ट्रेड कर रहे हैं तो कंपटीशन है, तो लड़ाइयाँ भी हो रही है, कोई किसी का माल लूट ले रहा है, कोई किसी को बंदूक दिखा के सामान लूट ले रहा है, तो ये सब हो रहा था। तो जो फैक्ट्री क्या था उस टाइम में, एक समझिए कि जो लोकल जो ट्रेडर्स थे वो लोग माल खरीद रहे थे, तो उसे एक जगह स्टॉक करना है ना, तो एक समझिए कि एक गोडाउन था, तो गोडाउन को वो लोग सुरक्षा देने के लिए जो है किलाबंदी शुरू कर दी है कि ताकि कोई लोकल आदमी उसे लूट ना ले, या फिर जो राइवलरी जो नेशंस है वो उसमें लूट पाट ना करे। तो इसके लिए एक किलाबंदी की है। किलाबंदी करने के बाद आगे क्या करेंगे कि वो सैनिक बैठाएंगे वहाँ पे अपने प्रोटेक्शन के लिए, फिर उसी सैनिक के द्वारा आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे कि वो कैप्चर करने का भी काम करेंगे। ठीक है। तो किलाबंदी का ये मेन काम था कि जो भी इनका जो माल है, जो वो लोग एक्सपोर्ट करना है, या फिर माल जो इंडिया में खरीद रहे थे, लोकल जो भी ट्रेडर से जो उन्हें एक्सपोर्ट करना था यूरोप में, तो उसको बचा सके लूटपाट से, लोकल से, या फिर अपना राइवलरी जो भी नेशन थे, फ्रेंच थे या फिर पोर्तुगीज थे, उससे बचाने के लिए फोर्टिफिकेशन किलाबंदी शुरू करते हैं अपने जो भी गोडाउन है उसका। तो वही फैक्ट्री उस टाइम में हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए 1717 ईस्वी में जो है फारूक शियार के द्वारा जो एक फरमान जारी किया गया था उसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी बोलते हैं, जो 3000 रुपये वार्षिक मुगल एम्पायर को पे किया गया और जिसके बदले में बहुत सारा जो है इनको प्रिविलेज दे दिया जाता है। और देखिए इंग्लिश के तरफ से जॉर्ज शर्मन जो है वो इसके लिए नेगोशिएट करते हैं, और ये जो मैग्ना कार्टा जो रिसीव करने के लिए इनका जो क्रेडिट जो है जॉन शर्मन को जाता है। ठीक है। तो देखिए बहुत सारा प्रिविलेज मिल जाता है इनको, इनको कंपनी को जो दस्तक इशू करने के लिए राइट मिल जाता है। ठीक है। रेंट, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड यहाँ पे रेंट पे ले सकते थे। जैसे देखिए सुल्तानुद्दीन गोविंदपुर और कालीकता को उन्होंने जमींदारी को खरीदा ना, तो उनको राइट दे दिया कि आप और भी जो भी लैंड है उसको रेंट पे ले सकते हैं। मद्रास में भी उन्हें फ्री ट्रेड के लिए मिल गया परमिशन, जो पहले वहाँ पे मिल चुका था उनसे। गोलकंडा में भी उनके पास फ्री ट्रेड का जो 500 पैगोडास दे के उनसे गोल्डन फरमान लिए थे वो भी जारी रखे वो लोग। मिंटिंग द क्वाइन, मतलब जो क्वाइन मिंट करने का भी परमिशन मिल गया इनको। तो इसीलिए जो है, और सूरत में भी ट्रेड करने के लिए उसके लिए 10,000 रुपये एनुअल पे करना पड़ता था उनको, इन लीव ऑफ जितना भी टैक्सेस, कोई और टैक्स नहीं मिलेगा लगेगा, 10,000 एनुअली पे कर देते थे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो लोग जितना भी सेटलमेंट है वहाँ पे अपना वो टैक्स फ्री जो है ट्रेड हो सके, इजीली ट्रेड कर सके, इसके लिए उन्होंने जो पे किया 3,000 पे किया कहाँ, बंगाल के लिए, 10,000 जो है सूरत के लिए, 500 पैगोडास जो है वो गोलकंडा वाले क्षेत्र में, बीजापुर में। ठीक है। तो इस तरह से ये 1717 में जो ये जो बहुत सारा प्रिविलेज जो दे दिया गया है उसको, उसी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, जो फारूक शियार के द्वारा दिया गया इंग्लिश को। ठीक है। अब देखिए हम लोग फ्रेंच सेटलमेंट के बारे में जानेंगे यहाँ तक, जो सबसे आखिरी में आते हैं। अब देखिए फ्रेंच के पहले जो है एक आएंगे डेन्स। ठीक है। ये हॉलैंड वाले। ठीक है। इनका जो स्टैब्लिशमेंट है डेन्स का, वो आपको फ्रैंक के बार, फ्रैंक के बार, ठीक है, और सेरामपुर, ये दो जगह पे इनका स्टैब्लिशमेंट रहेगा डेंस का। ठीक है। बस इतना ही डेंस के बारे में। फ्रेंच, अब फ्रेंच के बारे में देखते हैं कि फ्रेंच ने सबसे पहला अपना जो फैक्ट्री लगाया वो कहाँ लगाया, सूरत में, 1667 1668 में बनाते हैं अपना फैक्ट्री। 1667 में ये फ्रेंच यहाँ पे आएंगे, 1668 में सूरत में अपना जो पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। फिर मसूलीपट्टनम में 1669 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है। 1673 में जो है ये जो फ्रेंच वाले हैं जो परमिशन लेंगे किससे, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान कौन है, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है। तो चंद्रनौगौर में जो कि कलकत्ता में है, उस वहाँ ट्रेड करने के लिए, वहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए शाइस्ता खान से परमिशन ले लेंगे 1673 में। फिर 1674 में पौंडीचेरी में ये अपना फैक्ट्री डालेंगे। ठीक है। और फ्रेंच का जो मेन जो सेंटर है, जो नर्व पॉइंट है, जो इनका मेन जो सेंटर, स्ट्रैटेजिक लोकेशन कह लीजिए, या उनका हेडक्वार्टर जो है वो पौंडीचेरी में फ्रेंच का हुआ। ठीक है। अब देखिए ये सारी जो कंपनी एक क्या है, ट्रेडर्स हैं। ठीक है। तो कंपटीशन इतने सारे जो देश के जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रेंच आ गए, इंग्लिश आ गए, पोर्टुगीज आए, डेन्स आए,
डच आए, तो कंपटीशन बढ़ी, प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, तो राइवलरी बढ़ेगी, राइवलरी बढ़ेगा तो फुल कंट्रोल कोई एक लेना चाहेगा कि ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपस में जो क्लैश होना तय है। तो वो उसी में हम लोग देखते हैं कि एंग्लो फ्रेंच वॉर, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो युद्ध होगा, वो कोर्स ऑफ टाइम में देखेंगे 3 युद्ध लड़ा जाएगा, वही है हमारा एंग्लो फ्रेंच वॉर। सबसे पहले है फर्स्ट कैनेटिक वॉर, जो कि 1740 टू 1748 है। तो पहला जो कैनेटिक वॉर होता है वो है आपको ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन का जो है एक्सटेंशन है यहाँ पे। देखिए, जो फ्रांस है और इंग्लैंड है, इनकी राइवलरी जो है बहुत पुरानी है और वो यूरोप से चली आ रही है। तो जब जब यूरोप में कुछ डिस्टर्बेंसेज होगा, जब भी यूरोप में कुछ दोनों के बीच में वॉर जैसा स्थिति उत्पन्न होगा, तो उसका जो इम्प्लीकेशन है वो इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो उस टाइम में पहला जो कैनेटिक वॉर था, उस टाइम में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया जो है उसका वॉर, ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में चल रहा था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया में भी ये दोनों आपस में, फ्रांस और इंग्लैंड आपस में क्लैश करना शुरू किए। तो सबसे पहले इंग्लिश वाले ने क्या किया कि फ्रेंच का जो शिप था उसको कब्जा कर लिया। अब रिटेलिएशन में क्या करेगा कि फ्रेंच जो है, जो मद्रास वाला जो पोर्शन है, मद्रास वाला जो पोर्शन जो इंग्लैंड का है, उसको फ्रेंच ने उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये चीज हो रहा था। तो जब फ्रेंच का जो शिप है उसको इंग्लिश ने जब सीज कर दिया, तो फ्रेंच का जो उस टाइम पे गवर्नर था उसका नाम था ड्यूप्लेक्स। ठीक है। तो इसने क्या किया कि वहाँ का जो लोकल जो राजा था उससे बोलता है, नवाब से। ठीक है। कौन था नवाब उस टाइम पे? अनवरुद्दीन। ठीक है। तो उससे बोलता है इस चीज़ के लिए कि देखिए ऐसा ऐसा है कि आपके राज्य में जो है कि इंग्लिश वालों ने मेरा शिप कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो अनवरुद्दीन बोलेगा इंग्लिश को कि देखो ये हमारा राज्य है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ठीक है। ये न्यूट्रल ग्राउंड है, यहाँ पे तुम लोग आए हो, ट्रेड करो आराम से, अपना ट्रेड करो और यहाँ पे शांति से रहो। यहाँ ये सब एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं चलेगा। ठीक है। तो ड्यूप्लेक्स ने हेल्प लिया, नवाब से बोला, और नवाब ने इंग्लिश को इस चीज़ के लिए इंग्लैंड को बोला भी। ठीक है, कि ये सब नहीं करने का। तब तक में क्या होगा कि फ्रांस का जो मॉरिशस में जो सेटलमेंट है वहां से एक फोर्स आएगा और वो मद्रास को घेर लेगा। ठीक है। और मद्रास को सीज कर लेता है। ब्रिटेन जो जिसके कब्जे में था मद्रास, उसको वो कैप्चर कर लेगा। फ्रेंच उसको कैप्चर कर लेता है यहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वॉर जब खत्म होगा 48 में, तो यहाँ पे भी एक्सला चैपल की संधि हो जाएगी, जिसके तहत वॉर खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या संधि में क्या बोला गया कि मद्रास जो है वो किसका, ये तो मद्रास जो आपका इंग्लैंड का था, तो उसे वापस इंग्लैंड को दे दिया जाए। ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में जो भी टेरिटरीज जो है, वो जो ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, वो फ्रांस को वापस दे दिया जाए। ठीक है। तो ये एक्सला चैपल की संधि हुई फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद। ड्यूप्लेक्स का क्या कहना था कि ड्यूप्लेक्स ने तो अनवरुद्दीन से हेल्प मांगा था, नवाब जो वहाँ पे नवाब था। तो ड्यूप्लेक्स का क्या कहना था कि भाई नवाब के यहाँ पे जो न्यूट्रल ग्राउंड है और यहाँ पे ये सब हरकत हुई है फ्रांस के तरफ से और इंग्लैंड के तरफ से जो प्रोवोक किया गया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, तो एक कंपेंसेशन के तौर पे जो है वो मद्रास जो है वो नवाब को दे दिया जाए, ये ड्यूप्लेक्स का कहना था। लेकिन जो मॉरिशस से जो फ्लीट लेके जो फ्रांस का जो आया था, जिसके हेल्प से जो मद्रास को कैप्चर किया गया था, वो इस मत में नहीं था, क्योंकि एक्सलाइस चैपल की संधि हो चुकी थी। और उस संधि के तहत नॉर्थ अमेरिका का जो टेरिटरी था उसे फ्रांस को वापस भी तो किया जा रहा था, तो मद्रास तो वापस करना ही था इंग्लिश को, तो इसलिए फ्रांस नहीं चाहता था ऐसा। तो इसलिए बॉर्डुनास जो था, जो मॉरिशस से जो फ्लीट आई थी उसको लीड कर रहा था। ठीक है। तो वो एग्री नहीं करता है और ये मद्रास जो है वो इंग्लैंड को वापस दे दिया जाता है। तो जब ये दोनों में जब तू मैं हो रहा था, ड्यूप्लेक्स और बॉर्डोनेस में, तो नवाब उस समय इंटरफेयर करेगा। तो नवाब इंटरफेयर करता है और अपने 10,000 ट्रूप्स को लेकर के वो पहुंच जाता है फ्रेंच के खिलाफ युद्ध करने के लिए, मेनली बॉर्डोनेस के खिलाफ, क्योंकि नवाब भी चाहेगा कि जो मद्रास है उसे मिल जाए। तो उसी वजह से बैटल ऑफ सेंट टॉम्स जो है, उसी का इम्प्लीकेशन है कि बैटल ऑफ सेंट टॉम्स होता है, वो किसके बीच में होगा? फ्रांस और नवाब ऑफ कर्नाटिक के बीच में। रिजल्ट क्या होगा? नवाब ऑफ कर्नाटिक हारेगा यहाँ पे और फ्रेंच विल बी द विनर ऑफ दिस वॉर। और इससे देखिए सबसे पहला आई ओपनर क्या होगा यूरोपियन के लिए कि एक छोटी सी सेना, जो फ्रेंच की जो सेना है वो काफी छोटी, क्योंकि ये 10,000 सैनिकों के साथ गया है फिर भी हारा है। तो एक यूरोपियन के लिए ये आई ओपनिंग होगी कि एक छोटी सी सेना अगर डिसिप्लिन्ड हो तो वो भारतीय बड़ी से बड़ी सेना को भी वो पराजित कर सकती है। ठीक है।
तो इवन स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी कुड डिफीट लार्जर इंडियन आर्मी। ये सारे यूरोपियन को समझ में आ गया था, ठीक है। तो इट वॉज आई ओपनर टू द यूरोपियंस। नेक्स्ट देखिए सेकेंड कर्नेटिक वॉर। ये किस लिए होगा, इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। तो इसमें क्या है कि हैदराबाद का जो निज़ाम है, निज़ाम उल मुल्क, जो हैदराबाद का जो इंडिपेंडेंट, जो हैदराबाद का स्थापना जो करता है मुगल टाइम में, निज़ाम उल मुल्क, वो हैदराबाद का रूलर है। उसने क्या है कि अनवरुद्दीन को अपॉइंट कर दिया था कर्नाटक में। कर्नाटक मतलब कर्नाटक वाला पोर्शन, ठीक है। तो वहाँ पे नवाब है, जो अनवरुद्दीन को अपॉइंट कौन किया है, निज़ामुल मुल्क के द्वारा। और निज़ामुल मुल्क हैदराबाद का नवाब था, ठीक है। अब है कि 1748 में जो है निज़ामुल मुल्क मर जाता है, ठीक है। ही डाइड 1748 में। तो क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम हो गया। अब अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक में किसने बनाया, निज़ामुल मुल्क ने इसे बनाया था। तो इस पे भी खतरा मंडरा। इसी टाइम में क्या होगा कि मराठा जो है उसने क्या किया कि चंदा साहिब को रिलीज कर दिया। और चंदा साहिब कौन था, वो दोस्त अली खान का जो है दामाद था। और दोस्त अली खान कौन है, ये कर्नाटक का जो नवाब था 1739 तक, जो है कर्नाटक का ये नवाब था, ठीक है। तो इसका जो सन इन लॉ है, दामाद जो है, वो चाहेगा कि अनवरुद्दीन को ये ना मिले, और ये जो भी अब जो नवाब का पोस्ट है वो चंदा साहिब क्लेम करना चाहेगा। क्योंकि जिसने निज़ामुल मुल्क ने जो अपॉइंट किया था अनवरुद्दीन को, अब निज़ामुल मुल्क तो रहा नहीं, ठीक है। तो चंदा साहिब भी चाहेगा कि ये नवाबशिप जो है वो अनवरुद्दीन से ले लिया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे एक राइवलरी शुरू हो जाएगी। तो हैदराबाद में क्या होगा कि निज़ाम के मरने के बाद नासिर जंग जो है, जो निज़ाम का जो बेटा था, और मुजफ्फर जंग जो उसका पोता था, तो सन और ग्रैंडसन में, मतलब बाप बेटे में युद्ध शुरू हो जाएगा। किस लिए, थ्रोन पे, कि कौन राजा बनेगा उसके लिए, ठीक है। और कर्नाटक में क्या है कि अनवरुद्दीन जो कि निज़ामुल मुल्क ने जिसे अपॉइंट किया था, क्योंकि वो निज़ाम का ऑफिसर था, उसे अपॉइंट किया था एज ए नवाब वहाँ पे। और चंदा साहिब जो कि दामाद था, दोस्त अली खान जो कि पहला नवाब जो हुआ करता था कर्नाटक का, उसका दामाद जो है चंदा साहिब, इन दोनों के बीच में क्लैश होगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि फ्रांस और इंग्लिश इसी टाइम से शुरू करेंगे इंटरफेयर करना। जो भी फ्रेंचली जो आपस में जो झगड़ा हो रहा है उसमें इंटरफेयर करेंगे। और चाहेंगे कि उनका आदमी, मतलब फ्रांस वाला चाहेगा कि उनका आदमी वहाँ का राजा बने, इंग्लिश वाला चाहेगा कि उनका जो उसे सपोर्ट कर रहा है उसका राजा बने, ताकि उन्हें कुछ वहाँ पे रियायत मिल सके ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा था, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में, और चंदा साहिब को कर्नाटक में सपोर्ट कर रहा था फ्रांस, और इंग्लिश नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को। फाइनली जो है मुजफ्फर जंग जो है वो हैदराबाद का जो है निज़ाम बनेगा। क्योंकि मुजफ्फर जंग को जो है मुगल एम्पायर के तरफ से भी इसे बोल दिया जाता है कि मुजफ्फर जंग जो है वो नेक्स्ट निज़ाम बनेगा हैदराबाद का। तो मुगल एम्पायर की तरफ से एक कंफर्मिटी दे दी जाती है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है इसके साथ। और इसका सपोर्ट फ्रेंच का तो रहता ही है। तो मुजफ्फर जंग यहाँ का हैदराबाद का जो है वो नवाब हो जाएगा। वहाँ का जो निज़ाम जो है वो बन जाएगा यहाँ का, ठीक है। रूलर जो है वो मुजफ्फर जंग हैदराबाद का हो गया। फिर क्या है कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांस की सेना जो है वो तीनों कंबाइंडली अटैक करेगा किस पे, अनवरुद्दीन पे। और अनवरुद्दीन को मार दिया जाएगा। इस बैटल का नाम क्या बोलेंगे, बैटल ऑफ अंबूर, ठीक है। जो कि 1749 में बैटल ऑफ अंबूर होता है, जिसमें अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाएगी बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांस। तीनों मिलकर अनवरुद्दीन की हत्या कर देंगे, और चंदा साहिब जो है वो कर्नाटक का नवाब हो जाएगा। अब दोनों जगह क्या है, फ्रांस का जो भी है, यहाँ भी फ्रांस का आदमी बन गया हैदराबाद में और कर्नाटक में भी। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फ्रांस का वहाँ दबदबा बन जाता है, ठीक है। तो कृष्णा नदी के जो भी साउथ में है, जो फ्रांस को वहाँ पे गवर्नर एक तरह से फ्रांस के हैंड ओवर कर दिया था, वो फ्रांस एक तरह से चला रहा था। क्योंकि मुजफ्फर जंग को स्टैब्लिश करने में, यहाँ चंदा साहिब को स्टैब्लिश करने में फ्रेंच का बहुत बड़ा रोल था। तो फ्रेंच को तो यहाँ पे एडवांटेज मिलना ही था। तो इंग्लिश वाले से परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तो उल्टा पड़ गया। तो इंग्लिश भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से पासा को पलटा जाए। तो क्या है कि इंग्लैंड जो है वो हमेशा कोशिश कर रहा है किसी तरह से चंदा साहिब को वहां से हटाने का, ठीक है। तो जो मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली देखिए, अनवरुद्दीन का जो बेटा है वो मोहम्मद अली है। तो वो इंग्लैंड इंग्लैंड के सपोर्ट से जो है कि चंदा साहिब का वो मर्डर कर देगा, ठीक है।
और वो मोहम्मद अली जो है वो थ्रोन पे बैठ जाएगा, किसके? कर्नाटक के थ्रोन पे। ठीक है। नेक्स्ट इससे क्या होगा कि देखिए आप अब कर्नाटक में जो है राजा कौन हो गया? फाइनली मोहम्मद अली, जो कि एक इंग्लैंड का जो कठपुतली एक तरह से कह लीजिए। और यहाँ पे मुजफ्फर जंग है हैदराबाद में, जो कि फ्रेंच का जो कठपुतली वहां बैठ गया, क्योंकि इनके हेल्प से ही राजा बना तो उसका काम तो करेगा ही, उनका बात मानेगा ही। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि 1754 में जो है गोडेहू को बना दिया जाता है और डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है। देखिए ये यहाँ पे चंदा साहिब का मर्डर होगा, फिर मोहम्मद अली को बनाया जाए, तो इससे जो है फ्रांस नाराज हो जाएगा और डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाएगा कि इनका पॉलिसी जो ठीक नहीं है, ये करके इनको वापस बुलाया जाता है और गोडेहू को यहाँ पे एज ए गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है। जो इंग्लिश के साथ जो ट्रीटी साइन करेगा गोडेहू, और दोनों पार्टी एग्री करेंगे कि हम लोग जो है आपसी जो यहाँ पे राजाओं हैं उनके झगड़े में, आपसी झगड़े में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। तो मोहम्मद अली कर्नाटक में और सलाबत जंग, जो कि इनका बेटा है, मुजफ्फर जंग का बेटा है सलाबत जंग, वो हैदराबाद में, बोथ बिकेम क्लाइंट्स रादर देन पेट्रॉन्स। ठीक है। तो राजा की जगह ये लोग कठपुतली बन चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो 1758 से 1763 इनका टाइमलाइन है। अब देखिए पहला कर्नाटिक वॉर क्यों हुआ था, ये देखिए। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, वहाँ पे दोनों में बीच में लड़ाई हुआ, और इंडिया में उसका रिपरकेशन हुआ कि इंडिया में दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तब क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने फ्रांस का शिप कब्जा कर लिया, रिटेलिएशन में फ्रांस वाले ने मद्रास को कैप्चर किया था। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो कर्नाटिक वॉर, वहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। 7 years ऑफ वॉर्स कहाँ? यूरोप में चल रहा है। ठीक है। अब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है जो है सिलेसिया को रिकवर करना चाह रहा है, तो वहाँ 7 साल 7 year युद्ध चलना शुरू हुआ 1756 से 63 पे। ठीक है। तो अब यहाँ फिर से उसका रिपरकेशन यहाँ पे होगा। दोनों कन्फ्लिक्ट वहाँ पे यूरोप में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया में भी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट जारी हो जाएगा। उस समय में पहले में ब्रिटेन ने छेड़ा था, उसके शिप फ्रेंच को शिप को कब्जा करके। अब यहाँ अब थर्ड कर्नेटिक वॉर में फ्रेंच ने शुरू किया। फ्रेंच आर्मी कैप्चर कर लेगा किसका? इंग्लिश फोर्ट जो है सेंट डेविड और विजयनगरम में जो फोर्ट है इंग्लिश का, उसको फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया। ठीक है। अब उसका जो रिवेंज जो होगा ब्रिटेन के द्वारा ले भी लिया जाएगा, तो उसके फलस्वरूप जो होगा बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होता है। ठीक है। उसमें जो है इंग्लैंड की जीत होगी। इसका जो डील कर रहा था, लीड कर रहा था, वो आयर कूट थे इंग्लैंड की तरफ से, और फ्रांस की तरफ से काउंट डी लेली। ठीक है। तो फ्रांस की इसमें हार होगी, ब्रिटेन जीतेगा। काउंट डी लेली को प्रिजनर, वॉर प्रिजनर बना के ये ब्रिटेन लेके चला जाएगा, फिर उसे फ्रांस को हैंड ओवर कर दिया है, तो वहाँ पे फ्रांस में उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा काउंट डी लेली को। ठीक है। तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में क्या होगा? इंग्लिश जीत जाएगा, और यहाँ से इंग्लैंड जो है फ्रांस को भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है। इसके पहले इंग्लैंड ने कैसे पोर्तुगीज को हटाया? डच ने क्या किया था? बहुत सारा पोर्तुगीज के फोर्ट को कब्जा कर लिया था डच वालों ने, लेकिन इंग्लैंड ने डच को भी हराया और उनसे नेगोशिएशन ट्रीटी साइन किया कि डच जो है वो इंडोनेशिया में फोकस करेंगे, और इंग्लैंड जो है इंडिया में। तो इस तरह से पोर्तुगीज यहाँ से चला गया। ठीक है। नेक्स्ट डच भी चला गया, और अभी वो फ्रेंच पॉन्डी वॉर्स के युद्ध के बाद फ्रेंच भी यहाँ पे खत्म हो गए। तो अब ये तीनों जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे मेनली एक ट्रेडिंग कंपनी रहेगी। अब इनका पॉलिटिकल इंटरवेंशन या पॉलिटिकल कुछ भी यहाँ पे नहीं चलने वाला है। अब पॉलिटिकली ओनली एक्टिव कौन होगा? इंग्लैंड होगा। और यहाँ पे पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच जो है मेयरली एक ट्रेडिंग कंपनी है, जो चुपचाप ट्रेड करेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है। और इनके पास पॉलिटिकल पावर भी शुरू होगा। जो भी पॉलिटिकल पावर क्यों होगा? पॉलिटिकल पावर क्यों लेना चाह रहा है इंग्लैंड? ताकि जो भी पॉलिसीज बनेगी वो इंग्लैंड के फेवर में बने, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में बने, ताकि वो ट्रेड में एज ले सकें। तो आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डी वॉर्स इंग्लैंड जो है वो अपने आप को सुपेरियर साबित करेगा बाकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में आए थे उनसे। ठीक है। नेक्स्ट वॉन्डी वॉर्स पर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगा। इसके तहत जो है फ्रेंच रिस्टोर देयर फैक्ट्री इन इंडिया। जो भी फैक्ट्रीज हैं फ्रेंच का जो था उसको वापस दे दिया जाता है, बट पॉलिटिकली इनएक्टिव हो जाएगा लाइक पोर्तुगीज एंड डच। फर्स्ट कर्नाटिक वार कब हो रहा है, सेकंड कब हो रहा है, थर्ड कब हो रहा है? फर्स्ट एक्सला चैपल के संधि से समाप्त होता है। ठीक है। सेकंड वाला आपने देखा कि जो एक्सेशन जो था थ्रोन पे हैदराबाद में और कर्नाटक में कौन बैठेगा उसके लिए हुआ था। और थर्ड जो है कर्नाटिक वार हुआ, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म होगा। थर्ड में वेंडी वॉश का युद्ध भी होगा।
फर्स्ट और थर्ड जो काइनेटिक वार है वो यूरोप में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे इम्प्लीकेशन हो रहा है, और सेकेंड वाला जो काइनेटिक वार है वो आपको जो इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट था जो थ्रोन पे जाने के लिए, उसकी वजह से सेकेंड काइनेटिक वार होगा। फर्स्ट काइनेटिक वार में बैटल ऑफ सेंट टोम होगा, सेकेंड काइनेटिक वार में बैटल ऑफ अम्बूर होगा, और थर्ड काइनेटिक वार में बैटल ऑफ वेंडी वॉश होगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड में होगा, एक्सला चैपल की संधि जो होगी फर्स्ट में होगी। ठीक है, और सेकेंड के बाद जो गॉडेहू जो संधि करेगा किससे, इंग्लिश से, जिससे दोनों के दोनों पार्टी जो है वो नेटिव प्रिंस का जो भी आपसी झगड़ा होगा उसमें इंटरफेयर ना करने की बात करेंगे सेकेंड वाले में। ठीक है, तो अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब विथ नो राइवलरी, अब इनका कोई राइवलरी नहीं है। अब देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज कैसे लेती है, देखिए क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम था इन पे, तो इनका जो डिसीजन मेकिंग था वो बहुत तेज होता था, बहुत स्विफ्ट था। ठीक है, तो बाकी उन लोग फ्रेंड्स थे, उनका जो गवर्नमेंट कंट्रोल था तो उनको डिसीजन लेने में वहाँ से परमिशन लेना पड़ता था तब जाके कोई काम करते तो इससे डिले हो जाता था। तो गवर्नमेंट कंट्रोल कम थी इंग्लिश की, नेवी जो है उसका सुपीरियर था इंग्लिश का, सुपेरियोरिटी ऑफ इंग्लिश कमांडर। ठीक है, अच्छे अच्छे कमांडर थे, एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा आयरकूट है, क्लाइव हुआ, तो ये लोग सुपेरियर कमांडर थे इसके। और इंग्लिश हेल्ड इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, जैसे कलकत्ता हुआ, बॉम्बे हुआ, सूरत हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो इंग्लिश ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके रखे थे। तो इससे क्या कहता था कि वो फ्रांस से जो भी सहायता आती थी उसको इंडिया के फ्रेंच सेटलमेंट जो इंडिया में थी उसके लिए, तो उसको इजीली वो लोग कट कर देते थे, तो उनको जो फ्रांस से जो सहायता मिल रही थी वो मिल नहीं पाता था। तो इस वजह से भी एक कारण था। इंग्लिश नेवर नेग्लेक्टेड कमर्शियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंपेरियलिस्टिक मोटिव था इनका, लेकिन अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को कभी इन्होंने इग्नोर नहीं किया। बाकी फ्रेंच वाले थे वो कमर्शियल इंटरेस्ट को छोड़ देते थे और इंपेरियलिस्टिक मोटिव जो है जो कब्जा करने का जो उनका नीति है उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहता, क्योंकि देखिए फ्रेंच जो है वो गवर्नमेंट रन थी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा था, तो वहाँ इंपेरियलिस्टिक मोटिव ज़्यादा था उनका, कॉलोनी बसाना ये ज़्यादा तो उनका मोटिव था। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी एक तरह से, तो इनका मोटिव जो है हमेशा से रहा है कमर्शियल इंटरेस्ट को बचाए रखना, तो वो काम ये हमेशा करती थी इन स्पाइट ऑफ देयर इंपेरियलिस्टिक मोटिव्स। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉजेज ऑफ इंग्लिश सक्सेस। तो इंग्लैंड का जो सक्सेस यहाँ पे था इंडिया में उसके कुछ कॉजेस क्या है, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, यही प्राइवेट कंपनीज थी, नावल सुपेरियोरिटी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड अर्ली इन इंग्लैंड। तो बाकी जो भी हैं फ्रेंच हुआ, पोर्तुगीज हुआ, डच हुआ, इन सभी जगहों पे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो उससे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ, तो एक उनका वहाँ पे एज मिलता है। ठीक है, मिलिट्री स्किल तो थी इनकी ज़्यादा अच्छी थी, डिसिप्लिन थी, स्टेबल गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में रहा इसका भी बेनिफिट इनको मिला। और इंग्लैंड को लेसर जील फॉर रिलीजन, ये जो है इंग्लैंड जो है वो ट्रेड पे फोकस किए, कॉलोनी बनाने पे फोकस किए, ना कि ये रिलीजन को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किए। लाइक पोर्टुगीज जैसे जोर जबरदस्ती करके क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट करना, ये सब काम जो है वो इंग्लिश के द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, यूज ऑफ डेप्ट मार्केट टू फंड देयर वॉर्स, तो उस टाइम में जो है वॉर लड़ने के लिए पैसा भी जरूरत है, डेप्ट मार्केट का यूज किया गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया कि वहाँ लोगों से पैसा जुटाया, किसके लिए, वॉर को फंड करने के लिए, कि हम लोग अगर वॉर जीतते हैं तो वहां से जो भी कुछ हमें बेनिफिट्स होगा तो इसके उस बेनिफिट्स को आप तक शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो यूज ऑफ डेप्ट मार्केट टू फंड देयर वॉर वाज और रीजन, तो ये सब रीजंस थे जो इंग्लिश सक्सेस का कारण बना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आई होगी और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा वो आपको समझ में आया होगा, और इससे ये जितना कंटेंट आपको बताया वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो जाए वो आप तक जल्दी से जल्दी आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और उससे आप गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।